तो दोस्तों जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ का दर्शन हो गया। अब हम लोग निकल पड़े हैं क्या नाम है बीच का? चंद्रभागा बीच। अब हम लोग चंद्रभागा बीच जा रहे हैं और वहां से होते हुए निकल जाएंगे आपको कोणार्क मंदिर। शाम के करीब 4 बजने वाले हैं। तो हम लोग की प्लानिंग है चंद्रभागा बीच पर सनसेट देखने का। अब देखते हैं आगे कुछ दूरी तक मरीन ड्राइव मुझे मिलेगी, एकदम सी के बगल में हम लोग सैर करते हुए निकलेंगे। तो अब चलते हैं चंद्रभागा बीच। दोस्तों चंद्रभागा बीच की दूरी पुरी से करीब 10 किलोमीटर है और यह रास्ता बेहद खूबसूरत है। रोड के दोनों तरफ खूब हरियाली है। तो थोड़ी ही दूर आगे जाने पर मरीन ड्राइव मिल जाती है। ओ माय गॉड, ये क्या जबरदस्त नज़ारा दिख रहा है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि समंदर के किनारे किनारे मैं चल रहा हूँ। देखिए सामने अपनी गाड़ी लगी हुई है और पुरी से कोणार्क जाने के दौरान बीच में काफ़ी बेहद खूबसूरत रास्ता आता है। एक तरफ समंदर है तो दूसरी तरफ सिर्फ रोड है। तो रोड के किनारे आप चलते चलेंगे और दूसरी तरफ आपको समंदर की लहरें दिखेगी। तो दोस्तों बेहद खूबसूरत नज़ारा है। ये देखिए ट्रैवलिंग लहर आपको दिखा रहा है। ये जगन्नाथपुरी से कोणार्क जाने के दौरान रास्ते में करीब 2 किलोमीटर तक मरीन ड्राइव है। और ये देखिए एकदम बेहद खूबसूरत नज़ारा समंदर का है। पीछे जो है उस तरफ रोड है जिससे हम लोग जा रहे थे। काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, एकदम मस्त हवा है। इतने ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है कि क्या बताऊँ, एकदम गजब का जो है वो। इन लहरों में गजब का संगीत है। लग रहा जीवन थम सा गया है। आंखें उठा रहा हूँ तो सिर्फ पानी ही पानी, मानो यही घंटों तक बैठा रहूं, लहरों को लगातार देखता रहूं। कुछ देर आंखें मूंद कर बैठ जाता हूँ। मैं जो महसूस कर रहा हूँ उसे लफ्जों में कह पाना मुश्किल लग रहा है। सोचता हूँ कुछ कदम और आगे बढ़ाऊं, तभी एहसास होता है समंदर से बड़ा ताकतवर कोई नहीं। कभी इसकी लहरें शांत होकर तट से टकरा रही है, मानो दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा रही है। कभी डर पैदा कर रही है कि मुझसे दूर रहो। पुरी का यह चंद्रभागा बीच दिल के बेहद करीब आ गया है। लग रहा है कि यहीं ठहर कर देखूं लहरों के बीच आसमान में टिमटिमाते तारों को। दोस्तों अब मैं कोणार्क मंदिर के पास पहुंच गया हूं। ये पीछे जो टेंपल दिख रहा है वो कोणार्क टेंपल है, जो कि ओडिशा ही नहीं पूरे देश में सूर्य मंदिर के तौर पर ये काफ़ी फेमस है। तो चलिए अब चलते हैं कोणार्क मंदिर के अंदर। शाम हो गई है, करीब 6 बजने वाले हैं, इसलिए वक्त काफ़ी बीत गया है। देखते हैं अंदर जाकर क्या।
तो दोस्तों कोणार्क टेम्पल से वापस लौट रहा हूँ क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और अंदर नहीं जा सका हूँ। 7:30 से जो है वो लाइटिंग शो यहाँ होती है, लेकिन उस दौरान अंदर में एंट्री नहीं है, सिर्फ आप लाइटिंग शो देख सकते हैं। तो इस वजह से अंदर नहीं जा रहा हूँ और यहीं से लौट रहा हूँ। तो आप भी जब कोणार्क मंदिर आएँ तो शाम 6 बजे से पहले ही आ जाएं, इससे आप मंदिर परिसर में अंदर जाकर मंदिर की नक्काशी वगैरह को देख सकते हैं। अगर आप मंदिर के अंदर नहीं जा पाएंगे तो फिर अभी मुझे जाने का वहाँ कोई मतलब नहीं बनता है। इस वजह से चलिए अब निकल रहे हैं कोणार्क टेम्पल से। तो आज भगवान जगन्नाथ का दर्शन हो गया, इसके बाद भुवनेश्वर के जो कई बीच थे वहाँ पर हम लोगों ने सैर सपाटा किया। इसके बाद कोणार्क मंदिर पहुँचे थे, लेकिन यहाँ देर हो जाने की वजह से हम लोग अंदर नहीं जा रहे हैं, बाहर से ही मंदिर परिसर को दिखा दिया हूँ। अब देखता हूँ आगे अगर समय मिलता है तो कोशिश करूँगा एक बार फिर आने का। तो देखिए कोणार्क मंदिर बाहर का जो कैंपस है उससे अब बाहर निकल रहा हूँ और ये सामने जो है वो गेट है। कितनी है एंट्री फीस, कितनी है? 30 रुपये ना, 40 रुपये। कोणार्क मंदिर आप आएंगे तो यहाँ एक व्यक्ति की एंट्री फीस 40 रुपये है और शाम को 7 बजे से यहाँ लेज़र शो होता है जिसमें आपको मंदिर के बारे में जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों देखिए यही है कोणार्क टेम्पल का ये जो गेट है और इसी गेट से हम लोग अंदर गए थे कोणार्क मंदिर में। हालांकि मंदिर कैंपस के अंदर नहीं जा सके थे। तो चलिए अब वापस लौटते हैं भुवनेश्वर की ओर। कोणार्क मंदिर के बाहर बेहतरीन लोकल मार्केट है जहां लोग खरीदारी करते हैं। जैसे आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो कुछ बच्चों के लिए, कुछ खुद के लिए, कुछ अपने रिश्तेदारों के लिए खरीदारी करते हैं, तो वैसे ही यहाँ लोकल लेवल पर कई दुकानें हैं। देखिए लाइट कम होने की वजह से बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने का। यहाँ देखिए जो मैट वगैरह है, स्थानीय मैट बने हुए हैं। इधर देखिए पत्थर की मूर्तियाँ हैं और भी कई चीज़ें हैं। तो कोणार्क टेम्पल के सामने इस तरह का मार्केट है जहाँ जब आप आएंगे कोणार्क टेम्पल तो यहाँ आप ख़रीदारी कर सकते हैं। ये देखिए अलग अलग तरह की ये इस तरह की मूर्तियाँ यहाँ मिल रही है। कई चीज़ें हैं यहाँ। तो आप कोणार्क आएंगे तो ये बाहर के टेम्पल में इस तरह की मूर्तियाँ आप खरीद सकते हैं। कोणार्क के बाहर काजू की बड़ी दुकानें हैं। पता नहीं यहाँ काजू काफ़ी मात्रा में यहाँ पर दुकानों में है। यहाँ क्या काजू का क्या प्रोडक्शन वगैरह होता है क्या? अच्छा खेती होती है इधर। अच्छा तो यहाँ पे जो दुकानदार हैं उन्होंने बताया कि यहाँ काजू की खेती होती है, तो इस वजह से यहाँ काजू जो है वो मिल रहा है। देखिए ये क्या रेट बताया भैया? ये 450। ये 450 केजी ये बता रहे हैं और ये नीचे वाला 400 रुपये है। क्या रेट लगाइएगा? फाइनल रेट बताइए। लेना है मुझे। क्वालिटी नहीं ठीक लग रही है ना? क्वालिटी लोकल का है ना, जला के निकालते हैं, थोड़ी ना बॉइलिंग में होता है, सब जला के निकालते हैं। वाइट रहता है। चलिए देखते हैं, लेकिन मैं अपने दर्शकों को जो व्यूवर्स है उनको बता दूं अगर वो कोणार्क टेम्पल आएंगे तो यहाँ आसपास काजू की खेती होती है, तो यहाँ आप काजू खरीद सकते हैं। बड़ी मात्रा में यहाँ काजू जो है वो काफ़ी यहाँ मिलता है दुकानों में। ये देखिए यहाँ शंख भी जो है, यहाँ का शंख काफ़ी फेमस है। तो शंख की दुकान है और भी यहाँ चूड़ी वगैरह की दुकान है। तो कोणार्क टेम्पल के बाहर आप
ये सब खरीदारी कर सकते हैं। अलग अलग तरह के देखिए यहाँ शंख हैं। ये शंख में देखिए कितने दाग हैं। शंख लेने से पहले आप यहाँ इसमें कुछ दाग ये देख सकते हैं। देखिए ये दूसरा शंख है, इससे कंपैरिजन करेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर है। शाइनिंग क्या है तो कोणार्क टेम्पल के बाहर अगर आप शंख लेते हैं कोई भी तो दुकानों से आकर आप शंख की खरीदारी कर सकते हैं। देखिए ये है, ये मोती शंख रहता है। अच्छा मोती शंख इसको बोलते हैं। इसकी क्या खासियत है, मतलब क्या डिफरेंट है दोनों में? कुछ अंतर कोई डिफरेंस, कुछ अंतर? ये रहता है मोती शंख है। अच्छा मोती शंख। आवाज में कोई अंतर है? आवाज में भी अंतर होता है। आवाज में भी अंतर होता है। यहाँ पे जो शॉपकीपर है वो देखिए शंख और एक कोरल शंख था जिसे इन्होंने बजाकर दिखाया। तो अगर आप कोणार्क टेम्पल आते हैं तो यहाँ पे काफ़ी दुकानें हैं जहाँ से आप शंख की खरीदारी, शंख को परचेज कर सकते हैं। तो देखिए ये दूसरा शंख है, क्या बोलते हैं? कोरल शंख। इसकी क्या खासियत है? ये रखने के लिए बहुत अच्छा है घर में। अच्छा रखने के लिए ये बजाएगा भी अच्छा बजाएगा। ये शंख बजा कर दिखा रहे हैं। ये क्या नाम हुआ आपका? कोरल। मेरा नाम जयदेव बेरा। जयदेव बेरा। अच्छा इनका नाम जयदेव है, इनका शॉप है यहाँ पर। तो इन्होंने शंख जो है वो बजा कर दिखाया है। तो लाइसेंस वाला। अच्छा तो ट्रैवलिंग लवर के जो भी साथी हैं, जो भी व्यूअर हैं, अगर आप कोणार्क टेम्पल आते हैं तो यहाँ पर शंख की कई दुकानें हैं जो आकर आप शंख की खरीदारी कर सकते हैं यहाँ। क्या रेट है भैया काजू का? हाँ किधर है शॉप? दुकान वाले क्या इसका रेट क्या चल रहा है? तो दोस्तों कोणार्क टेम्पल तो नहीं, लेकिन टेम्पल के बाहर जो मार्केट है उस मार्केट के बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी कि मार्केट के बाहर ख़रीदारी करने का काफ़ी ऑप्शंस हैं। अगली बार कभी मौका मिलेगा तो कोणार्क टेम्पल अंदर से विज़िट करूंगा या देखूंगा। अभी भी अगर मौका मिलता है तो कोशिश करूंगा। फ़िलहाल अब हम लोग भुवनेश्वर के लिए निकल रहे हैं। तो भुवनेश्वर के पूरी यात्रा कि आज दूसरा दिन था। जो सबसे पहले भगवान जगन्नाथ का हम लोगों ने दर्शन किया। इसके बाद यहाँ के जो बीच थे, बीच पर सैर किया और आप लोगों को बताया यहाँ भुवनेश्वर में कई खूबसूरत बीच हैं जो कि पुरी में स्थित है। आप कह सकते हैं भुवनेश्वर कैपिटल है ओडिशा की, और भुवनेश्वर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर पुरी है। तो दोस्तों यह घूमने के लिए तो बेस्ट प्लेस है भुवनेश्वर। आप आ सकते हैं और यहाँ से पुरी कोणार्क जो जगह है वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं और घूम सकते हैं। तो ये कोणार्क जगह है जहाँ पर अभी मैं हूँ और जो सन टेम्पल मैंने दिखाया। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं भुवनेश्वर। यहाँ से कितने किलोमीटर बता रहा है? 64, यानी हम लोग को करीब 1.5 घंटे और लग सकते हैं भुवनेश्वर पहुँचने में। और कल हम लोग की प्लानिंग है लिंगराज टेम्पल जाने की। इसके बाद 2 और जो उदयगिरी 2 हिल है, लोग बताते हैं गुफाएं हैं 2, वहाँ जाने का नाम मुझे अभी ध्यान में नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं भुवनेश्वर की ओर।